हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जिस बुक को या प्रोस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हिंद स्वराज ऑल्सो नोन एज इंडियन होम रूल, जिससे कि नन अदर दैन द फादर ऑफ आवर नेशन मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो अब गाइस इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये वर्क आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सुना इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे 13 नवंबर 1909 से लेकर 22 नवंबर 1909 के बीच लिखा गया। यानी जब गांधी जी लंदन से ट्रैवल करते हुए वो साउथ अफ्रीका के एक शहर डरबन के लिए जा रहे होते हैं एक स्टीम शिप में बैठकर, तो उस दौरान उन्होंने इस वर्क को लिखा था, और वो भी सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर। फिर इनिशियली जब इस टेक्स्ट को पहली बार पब्लिश किया गया था तो स्टार्टिंग में इसे एक सीरीज ऑफ आर्टिकल के फॉर्म में पब्लिश किया गया था, वो भी गांधी जी के अपने खुद के न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन में इन ईयर 1909। एंड क्योंकि गांधी जी ने इस वर्क को ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में ही लिखा था, तो इसी वजह से जब ईयर 1909 के दिसंबर मंथ में पहली बार इस वर्क को कंपाइल करके एक बुक के फॉर्म में इसके गुजराती एडिशन को पब्लिश किया गया था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बुक को ये कहकर बैन कर दिया था कि इस बुक के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि देश में दंगे करवा सकती हैं, और ये बहुत ही रेबेलियस है नेचर में। जबकि गांधी जी ने इसमें नॉन वायलेंस और सेल्फ प्योरिफिकेशन की बात की थी, ना कि वायलेंस की। इसीलिए गांधी जी ने फिर दोबारा से इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखा और ईयर 1910 के मार्च मंथ में इसे पब्लिश करवाया, ताकि वो और ज़्यादा वाइडर लेवल पर या लार्ज स्केल में वो ऑडियंस तक रीच कर सके और वो उन लोगों को नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और स्वराज या सेल्फ रूल जैसे आइडियाज से वाकिफ़ करवा सके। देन सेकेंडली अगर हम बात करें इस टॉपिक के जॉनर की, तो ये वर्क एक फिलोसफिकल डायलॉग है, एक पॉलिटिकल ट्रीटस है, और प्लस ये एक रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो भी है। तो गांधी जी की ये वर्क कई सारे कैटेगरीज या जॉनर्स के अंडर में फॉल करता है, जिससे कि उन्होंने दो लोगों के बीच में हो रहे किसी डायलॉग के फॉर्म में कन्वर्सेशनल स्टाइल में उन्होंने इसे लिखा है। जहाँ पर एक तरफ है रीडर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं भारत देश की आम जनता को, उनके सवालों को और उनकी आवाज़ को, और दूसरी तरफ हैं एडिटर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं खुद गांधी जी को, उनके आइडियाज़ और ओपिनियंस को और उनकी आवाज़ को। देन थर्डली अगर हम बात करें इस वर्क के सेटिंग की, तो इस वर्क को इससे ब्रिटिश रूल या इंडिया जब ब्रिटिश राज के अंडर में था अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उस टाइम पीरियड में इसे सेट किया गया है। और ये वर्क कई सारे थीम से लाइक मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड कोलोनियलिज्म, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ रूल, स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरल फाउंडेशन, और लास्टली पैसिव रेजिस्टेंस एंड इंडियन इंडिपेंडेंस जैसे कई सारे थीम से ये डील करता है। सो ओवरऑल ये वर्क गांधी जी के व्यूज़ को पोर्ट्रे करता है इन द मैटर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, लाइक हाउ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बैड एंड इट्स मेकिंग आवर पीपल वीक, देन ऑन इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड द पाथ टू सेल्फ रूल और स्वराज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कंप्लीट वर्क टोटल 20 शॉर्ट चैप्टर्स में लिखा गया है, जिसके हर एक चैप्टर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा टॉपिक है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, इसे हम लोग शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है द कांग्रेस एंड इट्स ऑफिशियल, जहाँ पर गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एंड कांग्रेस का क्या रोल रहा है भारत देश को स्वराज या सेल्फ रूल का अधिकार दिलाने में, वो उसके बारे में बात करते हैं। एंड प्लस वो कुछ लीडर्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तो वो ऐसे कुछ लीडर्स को उनके सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन के लिए एक्नॉलेज करते हैं। तो इसके स्टार्टिंग में रीडर जो कि रिप्रेजेंट करता है भारत देश की आम जनता को, उसकी आवाज़ को, तो वो रीडर यहाँ पर एडिटर से यानी गांधी जी से एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस या सवाल पूछते जाते हैं, और गांधी जी उन सवालों का जवाब देते हुए वो अपने एक्सप्लेनेशंस भी ऐड करते जाते हैं। सो द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विथ रीडर, यानी भारत के आम जनता के सवालों से इसकी शुरुआत होती है। सो रीडर, देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत देश के लोगों के अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा है या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि वो अपने देश को स्वयं खुद चलाएं, और उनके अंदर स्वराज के लिए, होम रूल के लिए या सेल्फ रूल के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखाई पड़ती है। तो आपकी क्या राय है या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर? गांधी जी,
देखिए, इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है और एक न्यूज़पेपर एडिटर होने के नाते मेरे जवाब में 3 चीज़ें शामिल होंगी। पहला तो लोगों के फीलिंग्स को और उनके भावनाओं को समझकर उन्हें अपने न्यूज़पेपर में अच्छे से एक्सप्रेशन देना। सेकेंडली, लोगों के अंदर एक सर्टेन डिज़ायरेबल सेंटिमेंट को जगाना, उनके करंट आइडियाज़, ओपिनियंस और बिलीफ को सही तरीके से शेप देना और उन्हें एडुकेट करना। एंड थर्डली, जो सोसाइटी के अंदर प्रिवेलिंग आइडियाज़ एंड ओपिनियंस में डिफेक्ट है या कमी मौजूद है, तो उसे अच्छे से इवैल्यूएट करके सबके सामने निडर होकर रखना। तो ये तीनों चीज़ें एज अ न्यूज़पेपर एडिटर मेरे जवाब में शामिल होंगी। और लोगों के इसी होम रूल या स्वराज के डिज़ायर की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ और उसका फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाया। रीडर, बट लंदन के एक ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट जिनका नाम यंग इंडियन पार्टी है, तो उनके राय में तो ये कांग्रेस पार्टी बस ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश सरकार की कठपुतलियां हैं और देखने से भी तो ऐसा ही प्रतीत होता है। गांधी जी, देखिए ये बात सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर स्वराज की या सेल्फ रूल की या होम रूल की जो डिज़ायर है वो अवेकन हो पाई है, जाग पाई है। और इस पार्टी में जितने भी जो लीडर्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज़ हो, उन सभी ने स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया है इस काम के लिए। रीडर, देखिए मुझे ये सब बातें बिल्कुल फेक और इररिलेवेंट लगती हैं। और स्पेशली ये बात कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को स्वराज दिलाने के लिए वो अपने लाइफ को डेडिकेट कर देंगे। मुझे इन अंग्रेज़ लोगों के नामों को नहीं सुनना है। मैं सिर्फ स्वराज या होम रूल के टॉपिक में ही इंटरेस्टेड हूँ। गांधी जी, पेशेंस इज़ द की। धैर्य ही वो चाबी है या वो कड़ी है जिसकी आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और किसी भी बड़े काम को पूरा होने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रोग्रेस टेक्स टाइम, राइट? और तुम्हारी यही इम्पेशेंस, ये बेचैनी, ये सजेस्ट करती है कि स्वराज या होम रूल अभी बहुत दूर है। हमें तो ऐसे लीडर्स के कंट्रीब्यूशन को और उनके असिस्टेंस को एक्नॉलेज करना चाहिए, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, जिन्होंने इस देश के लोगों के एस्पिरेशंस के लिए, उनकी आकांक्षाओं के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया। रीडर, बट दादा भाई नौरोजी तो अंग्रेज सरकार के लिए काम करते थे और वो तो अंग्रेज सरकार को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, तो हम उनकी बात क्यों सुने? गांधी जी, ऐसे महान लोगों का अनादर करना, उनको डिसरिस्पेक्ट करना बहुत ही शर्म की बात है। दादा भाई का ज्ञान, उनकी स्ट्रैटेजीज की वजह से ही हमारे इस मूवमेंट को आज एक फाउंडेशन मिला है, एक आधार मिला है। इवन दो आज हमारा जो लक्ष्य है वो और भी ऊंचा है, बट स्टिल उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है और सम्माननीय है। रीडर, हाँ मैं आपकी बात समझता हूँ और मानता भी हूँ कि दादा भाई नौरोजी जैसे लीडर्स का कंट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और वो खुद कितने ज़रूरी हैं इस मूवमेंट के लिए। बट ऐसे लीडर्स का क्या, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, जो कि हमें स्वराज या होम रूल को परस्यू करने से पहले वो हमें ये कहते हैं कि हमें पहले अंग्रेज़ी भाषा सीखनी चाहिए। तो ये तो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में बात हो गई, इसमें हिंदुस्तानियों का क्या फ़ायदा है? गांधी जी, देखिए सबसे पहले तो आप थोड़ा सब्र रखिए और इज्जत दीजिए ऐसे लीडर्स को जो कि उम्र में हम सब से बहुत बड़े हैं। हमें तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग व्यूज़ या ओपिनियंस का होना कोई बुरी बात नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल है। तो हमें उनके विजडम का, उनके डेडिकेशन के लिए उन्हें एनकरेज करना चाहिए और उनके व्यूज़ और ओपिनियंस को भी अच्छे से पहले सुनना चाहिए। बट उनकी सभी बातों को आंख बंद करके मान लेना भी सही नहीं है। तो इस चीज़ को बस हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रीडर, ठीक है मैं आपकी बात समझता हूँ, बट आखिर आप क्यों कुछ इंग्लिश राइटर्स और स्टेट्समैन को डिफेंड कर रहे हैं, जैसे कि ए.ओ. ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न? तो ये लोग तो अंग्रेज़ हैं, तो आखिर ये हिंदुस्तानियों की मदद क्यों करेंगे? गांधी जी, देखिए सारे ही अंग्रेज़ बुरे होते हैं ये कहना भी ठीक नहीं है। कुछ अंग्रेज़ अच्छे भी हैं जो कि सच का साथ देना चाहते हैं, इसीलिए तो वो आज हमारे साइड खड़े हैं। और हम इंडियंस को भी उनकी मदद लेनी चाहिए और थोड़ा सब्र रखना चाहिए। बट फिर भी रीडर गांधी जी के बातों से कन्विंस नहीं होते हैं और गांधी जी ये बात जानते हैं और समझते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो रीडर को अपने बातों से कन्विंस करे। सो नाउ बैक अगेन रीडर, ठीक है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कांग्रेस ने स्वराज के लिए या होम रूल के लिए एक आधार या एक फाउंडेशन को कैसे क्रिएट किया? गांधी जी,
कांग्रेस ने सभी तरह के लोगों को या सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लाकर उन्हें जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने एक ट्रूली यूनिफाइड, इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग नेशन को डेवलप करने का काम किया है। तो स्वराज या होम रूल जो ये आज मूवमेंट है, तो वो बस कांग्रेस के उसी विजन को फुलफिल करने का हमारा प्रयास है। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इसका चैप्टर नंबर 1, और अब हम चलते हैं इसके सेकंड चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जहाँ पर गांधी जी ब्रिटिशर्स के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हैं जब ईयर 1905 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल का विभाजन या पार्टीशन करवा दिया था। तो गांधी जी का ये मानना है दैट इस तरह की चीज़ों से देश के लोगों में आपसी जो एकता है, जो यूनिटी है, तो वो इससे ख़राब हो सकती है और लोगों के बीच कम्युनल टेंशन क्रिएट हो सकता है। और लॉन्ग रन में अंग्रेज़ इसी चीज़ को यूज़ करके वो हमें अलग करने की और हमें कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं। सो चैप्टर नंबर 2, रीडर। आपके एक्सप्लेनेशन के बाद तो यही लगता है कि कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत की है एक ग्राउंड वर्क को प्रोवाइड करने में, एक फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने में, ताकि हम लोग स्वराज को या होम रूल को अचीव कर सके। बट मैं ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने लोगों के अंदर वो नेसेसरी स्पार्क को जनरेट किया, वो नेसेसरी स्पार्क को क्रिएट किया, ताकि वो स्वराज को अचीव करने के लिए आगे बढ़ सके, और ये कब पॉसिबल हो पाया था। गांधी जी, देखिए, लोगों के अंदर रियल अवेकनिंग या वो नेसेसरी स्पार्क तब जनरेट हुआ जब लॉर्ड कर्जन ने लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद या अपील करने के बाद भी उन्होंने एरोगेंटली उन्होंने बंगाल को रिलीजन के बेसिस पर ईयर 1905 में डिवाइड कर दिया था। तो उसी इवेंट की वजह से लोगों के अंदर एक तरह का बैकलैश या नेगेटिव इमोशन ट्रिगर हो गया, और ये टाइम एक टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद से फिर लोगों के अंदर एक आग से जल गई और लोगों ने फिर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। बहुत से इंडियन लीडर्स तो इस पार्टीशन को कैंसिल करके वो दोबारा से बंगाल को रीयूनाइट करने के लिए भी डिमांड करने लगे थे, और उन लोगों को ये चीज़ समझ आ गई थी कि उन्हें एकजुट होकर ऑर्गेनाइज वे में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। रीडर, तो आपके हिसाब से पार्टीशन के बाद उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? गांधी जी, इस पार्टीशन के वजह से लोगों के अंदर एक नई आग से जल गई, उनके अंदर एक नया जोश जाग गया, और वो समझने लगे थे कि अगर पिटिशन से, रिक्वेस्ट करने से या फिर सॉफ्ट तरीके से काम नहीं बनता है, तो उन्हें फिर अपने अधिकार के लिए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा, उन्हें दर्द से गुजरने के लिए भी तैयार रहना होगा। और इस पार्टीशन के बाद से लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, तो वो भी बहुत तेज़ी से फैलने लगी थी। बट इसका एक नेगेटिव कंसिक्वेंस भी बाहर निकल कर आया, और वो था कि इस पार्टीशन की वजह से देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो उनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट सा शुरू हो गया था बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो चलिए, अब ये तो हो गया इसका सेकंड चैप्टर, और अब हम चलते हैं इसके थर्ड चैप्टर की ओर, जिसका नाम है डिसकंटेंट एंड अनरेस्ट, जो कि डील करता है ऐसे फैक्टर से लाइक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल सप्रेशन एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। तो ये ऐसे फैक्टर से डील करता है जिसकी वजह से इस देश के लोगों में डिसकंटेंटमेंट या असंतोष और बेचैनी की जो भावना है वो क्रिएट हुई। सो चैप्टर नंबर 3, रीडर। सो आपको क्या लगता है इस पार्टीशन की वजह से लोगों के बीच में जो अवेकनिंग हुआ है, उनके अंदर जो आग जली है और जो डिसकंटेंटमेंट वो फील कर रहे हैं, तो क्या ये बेनिफिशियल है उनके लिए? गांधी जी, जी हाँ, ये लोगों के लिए एक तरह से बेनिफिशियल ही है, क्योंकि उनका जो ये डिसकंटेंटमेंट या अवेकनिंग वाला स्टेट है, तो वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से जब एक इंसान सोकर उठता है तो वो फ़ौरन पूरी तरह से नहीं जागता है, बल्कि सोकर उठने के बाद और पूरी तरह से जागने तक के बीच में एक अनरेस्ट सा स्टेट होता है, जिसमें कि हम लोग थोड़ी अंगड़ाई लेते हैं, थोड़ा अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा स्लीपी और ड्राउसी सा फील हो रहा होता है। तो लोगों का जो ये डिसकंटेंटमेंट और अनरेस्ट वाला स्टेट है, तो ये इसी तरह का एक बीच वाला स्टेट है जो कि उनके प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी है, क्योंकि इसी डिसकंटेंटमेंट की वजह से वो चेंज के लिए डिमांड करेंगे और वो उन सभी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देंगे, उसे नकार देंगे जो कि उन्हें पसंद नहीं है। ऑल्दो इसमें कई सारे चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जैसे इम्प्रिजनमेंट, बैनिशमेंट और डेथ, बट ये सभी चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट को सिग्निफाई करता है, बट इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं।
तो चलिए अब ये तो हो गया इसका थर्ड चैप्टर और अब हम चलते हैं इसके फोर्थ चैप्टर की ओर, जिसका नाम है व्हाट इज स्वराज, जिसमें कि गांधी जी ने स्वराज के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से इलैबोरेट किया है और उन्होंने ये बताया है कि स्वराज का मतलब सिर्फ ब्रिटिश रूल से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पाना नहीं है, बल्कि स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नेंस, यानी अपने पूरे अस्तित्व पे या अपने पूरे एग्जिस्टेंस पे पूरा कंट्रोल होना, फुल कंट्रोल होना। सो चैप्टर नंबर 4, रीडर। आपने अब तक जो भी कुछ कहा रिगार्डिंग कांग्रेसेस रोल, बंगाल पार्टीशन, डिसकंटेंटमेंट अमंग पीपल, तो ये सभी चीज़ें तो मैं समझ गया हूँ। बट अब मुझे आपसे ये जानना है कि आपके हिसाब से या आपके व्यू से स्वराज का क्या मतलब है, बिकॉज मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ कि हम दोनों के लिए स्वराज का एक ही मतलब है और हम उसे एक ही नज़रिए से देखते हैं। गांधी जी, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम दोनों के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग हो। ऑल्दो हम सभी लोग स्वराज को पाना चाहते हैं और उसकी कामना रखते हैं, बट स्टिल हम दोनों के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग हो सकता है और हम सभी लोग उसके एक ही सिंगल मीनिंग पर या डेफिनेशन पर अग्री ना करें। तो क्या तुम्हारे लिए स्वराज का मीनिंग सिर्फ इतना सही है कि अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाल देना? क्या सिर्फ इतना करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? रीडर, हाँ, मेरे लिए तो स्वराज का मतलब यही है कि अंग्रेज़ भारत देश को छोड़कर वापस चले जाएं और वो इंडिया के गवर्निंग सिस्टम को वो उसे हमें वापस सौंप दे। और मेरे लिए इसका रीज़न भी बहुत सिंपल सा है। अंग्रेज़ भारत के पैसों को और उसके रिसोर्सेज को चुरा कर वो उसे अपने देश इंग्लैंड में भेजते हैं और प्लस वो हमारे लोगों को गुलाम बनाकर वो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। गांधी जी, क्या होगा अगर अंग्रेज़ हमारे से अच्छे से बिहेव करने लगे और हमारे साथ पावर्स को भी शेयर करने लगे तो क्या तब भी अंग्रेज़ को देश से बाहर निकालना ज़रूरी रह जाएगा? रीडर, ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ ये बिल्कुल वैसी ही बात हो जाएगी कि हम टाइगर के पास जाकर उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपने फेरोशियस या वाइल्ड नेचर को चेंज करके वो सॉफ्ट बन जाए। गांधी जी, तो क्या जिस तरह का सेल्फ गवर्निंग सिस्टम या सेल्फ गवर्नमेंट कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने डेवलप किया है ब्रिटिश राज के अंडर में, तो क्या इंडिया को भी उसी टाइप के मॉडल को फॉलो करना चाहिए स्वराज के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए? क्या उतना सफिशिएंट रहेगा तुम्हारे हिसाब से? रीडर, नहीं, मेरा तो ये मानना है कि भारत को जापान की तरह एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनने की डिज़ायर रखनी चाहिए और हमें अपनी खुद की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत है अभी। और हमें इंग्लैंड की तरह स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रियलाइन रहना चाहिए। गांधी जी, ऐसा करने से हम सिर्फ इंग्लिश सिस्टम को कॉपी करेंगे और कुछ नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे इंग्लिश रूल विदाउट इंग्लिशमैन, और इस तरीके से हम कभी भी सही मायने में स्वराज को हासिल नहीं कर पाएंगे और ये देश हिंदुस्तान के बजाय इंग्लिस्तान बनकर रह जाएगा। तो मैं अभी तुम्हें बस यही एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम थोड़ा सब्र रखो। स्वराज के कंसेप्ट को कम्प्लीटली अच्छे से समझ पाना इतना सिंपल नहीं है। धीरे धीरे करके आगे और डिस्कशन करने के बाद ये चीज़ें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब ये तो हो गया इसका फोर्थ चैप्टर और अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड, जिसमें कि गांधी जी इंग्लैंड के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जो कि उन्होंने अपने टाइम में ऑब्जर्व किया था, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मटेरियलिज्म, पॉवर्टी एंड मॉरल डिके। सो चैप्टर नंबर 5, रीडर। आपकी बातों को सुनने के बाद तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इंग्लैंड को कॉपी करना सही नहीं है। गांधी जी, हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही समझा है। इंग्लैंड को कॉपी करना सही नहीं है क्योंकि ऐसा करने से हम सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की जो भी प्रेजेंट कंडीशन है तो वो बहुत ही ख़राब है, उनकी हालत बहुत ही बुरी है। उसके पार्लियामेंट की कंडीशन बिल्कुल किसी स्टेराइल वुमेन यानी किसी ऐसे महिला की तरह है जो कि किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और वो किसी प्रोस्टिट्यूट की तरह है जो कि लॉयल ना हो। अब सुनने में ये काफ़ी हार्श ज़रूर लगता है, बट यही सबसे सुटेबल वर्ड्स है उसके प्रेजेंट कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जहाँ पर पार्लियामेंट के लोगों को पब्लिक की भलाई के बारे में और उनके इंटरेस्ट को लेकर ध्यान में रखना चाहिए, उसे सोचना चाहिए, तो वो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने प्रोमिसेस को भी पूरा नहीं करते हैं। वहाँ पर वोटिंग भी पॉलिटिकल पार्टी को देख कर दिया जाता है, ना कि रीज़न और लॉजिक को यूज़ करके कि आखिर किस पार्टी को या फिर किसी भी पार्टी को वोट किस बेसिस पर देना चाहिए, वो लोग ये नहीं सोचते हैं। रीडर, आपकी गहरी बातें दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती है, बट क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने प्रोस्टिट्यूट क्यों कहा? गांधी जी,
मैंने उनके पार्लियामेंट को एक स्टेराइल वुमेन से पहले इसलिए कंपेयर किया क्योंकि वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि उनकी बातें हमेशा बदलती रहती है और उनके एम्स भी हमेशा चेंज होते रहते हैं। वो कभी भी किसी एक चीज़ पर फेथफुली टिक नहीं पाते हैं, जस्ट लाइक प्रोस्टिट्यूट्स। एंड इवन उनके जो मिनिस्टर्स हैं तो वो भी डिसऑनेस्ट हैं, जो कि दूसरों को सत्ता या पावर और स्टेटस के लालच देकर वो उन्हें ब्राइब करते हैं, उन्हें घूस देते हैं। रीडर, आप वहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है उनको लेकर? गांधी जी, देखिए, इंग्लिश पीपल न्यूज़पेपर को बहुत ही रिलीजियस मैनर में पढ़ते हैं या अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बट वो न्यूज़पेपर बायस व्यूज़ से भरे होते हैं, पॉलिटिकली बायस और डिसऑनेस्ट होते हैं। इसीलिए उन न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोगों का जो ओपिनियन है वो भी फ्लिकर करता रहता है, चेंज होता रहता है, और वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ घूमते रहते हैं। बट वहाँ के लोगों में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी है, और वो है अपने कंट्री के लिए प्यार और देशभक्ति, और कोई भी उन्हें इजीली कॉन्कर नहीं कर सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई खामी नहीं है। और इंग्लैंड की ये हालत आज ऐसी इसलिए है बिकॉज ये परिणाम है या कंसिक्वेंस है उनके उस मॉडर्न सिविलाइजेशन का, जो कि ऊपर से दिखने पर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक सिविलाइजिंग फोर्स है, बट भीतर से वो बर्बाद कर देने वाली एक चीज़ है जो कि पूरे यूरोप में फैलती जा रही है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इसका 5th चैप्टर, और अब हम चलते हैं इसके 6th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है सिविलाइजेशन, जहाँ पर गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन को और भी डीपर वे में एनालाइज करते हैं, और वो हमें ये बताते हैं कि कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन हमारे सोसाइटी को, ह्यूमन वैल्यूज़ को और इंडिविजुअल के वेलबींग को अफेक्ट कर रहा है। सो चैप्टर नंबर 6, रीडर। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं या आप क्या मीन करते हैं? गांधी जी, तो ये सिर्फ मेरा ही अपना ओपिनियन नहीं है, बल्कि बहुत से इंग्लिश राइटर का खुद ये कहना है दैट उनके सिविलाइजेशन के अंदर बार्बरिक क्वालिटीज़ मौजूद हैं, इवन दो बहुत से लोग उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और एक प्रोमिनेंट राइटर तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक डिजीज़ की तरह, एक बीमारी की तरह कहा है अपने वर्क सिविलाइजेशन इट्स कॉज एंड क्योर में। रीडर, तो मैंने इस चीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं सुना? गांधी जी, देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर लोग पहले से ही किसी चीज़ से फेमिलियर हैं और वो चीज़ उन्हें बेनिफिट पहुंचाती है या फ़ायदा देती है, तो लोग जनरली उस चीज़ को डिफेंड करेंगे, ना कि उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। और वो सिर्फ उस चीज़ के पॉजिटिव साइड्स को ही फोकस करके उसे दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मटेरियल कंफर्ट्स हो गए। रीडर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से रिलेटेड? गांधी जी, जी ज़रूर। अब देखिए, प्रोग्रेस को या तरक्की को लोग कैसे देखते हैं कि हमारे पास अच्छे घर हों, अच्छा कपड़ा हो, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी सुख सुविधाएं हो, और कम्युनिकेशन के लिए बेटर टूल्स हों, राइट? बट क्या होगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये सारे एडवांसमेंट के आने के साथ हमें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी है, जैसे कि बड़े घर के होने के बाद हम नेचर से दूर हो गए हैं, हम प्रकृति से दूर होकर सिर्फ एक कमरे में बंद होकर रह गए हैं। पहले हम खेतों में अपने हाथों से काम किया करते थे, हाथों से हल चलाया करते थे, बट फिर मशीन्स आ गए और हम लोगों ने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही फिर इनक्वलिटी का भी राइज हुआ। फिर बाद में जब फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश हुए तो कुछ अमीर लोगों ने गरीब लोगों को मैनुअल डेंजरस वर्क के लिए फैक्ट्रीज में रखना शुरू कर दिया, उन्हें इस्तेमाल में लेने लगे वो लोग। और रही बात कम्युनिकेशन की, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन के आने के साथ मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है तो वो इतना सस्ता हो गया, इतना चीप हो गया कि जो डीप इमोशंस हुआ करते थे, जो लव हुआ करता था, पहले मैसेजेस में इन्वॉल्व हुआ करते थे, तो वो कहीं गायब सी हो गई है इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के आने के बाद। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन सिर्फ बॉडीली वेलफेयर को या शरीर को सिर्फ शारीरिक सुख पहुंचाने को ही अपना मेन गोल समझता है। अभी हमारे पास स्टीम इंजन है, प्रिंटिंग प्रेस है और एयरप्लेन्स भी हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास ऐसे मशीन्स हो या हम ऐसे मशीनों को बना ले जिससे कि फिर ह्यूमन बॉडी, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये ही किसी काम की ना रहे, और सिर्फ एक बटन प्रेस करके हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे। रीडर, सो आपका कहने का ये मतलब है कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी को साइड में रखकर ये सिर्फ मटेरियल कंफर्ट्स पर ही फोकस करता है? गांधी जी,
एग्जैक्टली ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन ह्यूमन वैल्यूज़ पर नहीं बल्कि सिर्फ फिजिकल वेलबींग पर ही फोकस करता है। और लोग इन मॉडर्न सिविलाइजेशन के कंफर्ट से इतने एडिक्टेड हो गए हैं, इतने इंटॉक्सिकेटेड हो गए हैं कि वो अब अकेले शांति में बैठ ही नहीं सकते हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और लग्जरीज लोगों को मिलती जा रही है वो उसके उतनी ही ज़्यादा आदी होते जा रहे हैं और वो उन्हें और ज़्यादा चाहिए। ये सिविलाइजेशन रिलीजन और मोरालिटी को रिजेक्ट करता है, जिसकी वजह से आज यूरोपियंस आइसोलेटेड, एग्जॉस्टेड और मिजरेबल कंडीशन में हैं। रीडर, तो क्या इस चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता है? गांधी जी, बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बट इसके लिए पहले हमें लोगों के बीच अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। इस सिविलाइजेशन के फ्लॉस को लोगों के बीच एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को इस मॉडर्न सिविलाइजेशन के कम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करते हुए हमें एक बैलेंस और एथिकल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस बुक का 6th चैप्टर और अब हम चलते हैं इसके 7th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है वाई वॉज इंडिया लॉस्ट, जहाँ पर गांधी जी इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर इंडिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर आया कैसे। सो चैप्टर नंबर 7, रीडर। आपने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में इतना कुछ कहा कि मेरा दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अगर ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन इतना ही खराब है तो फिर अंग्रेज़ फिर हम इंडियंस को गुलाम कैसे बना पाए और हम अब तक उनके कंट्रोल में क्यों हैं? गांधी जी, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, एक्चुअली अंग्रेज़ों ने खुद अपने अकेले के एफर्ट से इंडिया को कैप्चर नहीं किया था, बल्कि हम भारतीयों ने या इंडियंस ने खुद इंडिया को धीरे धीरे करके उन्हें सौंप दिया था। स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ यहाँ पर व्यापार या ट्रेड करने के लिए ही आए थे, बट हमने ही उन्हें अपने दोनों हाथों से वेलकम किया, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे और उनके ऑफिसर्स को भी सपोर्ट किया, क्योंकि इस देश के लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे और इसीलिए हमने फिर अपने देश के इंटरनल मैटर्स में भी उनका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से देश की ये हालत है आज। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हम भांग बेचने वालों को जाकर ये ब्लेम करेंगे कि वो मुझे भांग क्यों बेचता है, जबकि प्रॉब्लम मुझ में है कि मैं भांग के लिए एडिक्टेड हूँ। रीडर, आई सी योर पॉइंट, बट ये अंग्रेज अब तक इंडिया को होल्ड करके कैसे रख पाए हैं? गांधी जी, देखिए बात बिल्कुल सीधी सी है। अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे ट्रेड करने के लिए और हमें उनका ट्रेड पसंद आया, बट अगर हम उनके साथ ट्रेड ही ना करें, उनमें कोई इंटरेस्ट ही ना दिखाएं, उनके साथ कोई कोऑपरेशन ही ना करें, तो तब उनकी मिलिट्री पावर फिर बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगी। वो हमें इसलिए मैनिपुलेट कर पाते हैं क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने का मौका देते हैं, उनके साथ ट्रेड और बाकी चीज़ों में कोऑपरेशन करके, जिसकी वजह से उनका जो पकड़ है हमारे ऊपर वो और मजबूत हो जाता है। तो अंग्रेज सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स के बारे में ही सोचते हैं और वो पैसों को भगवान की तरह पूजते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गया इसका 7th चैप्टर और अब हम चलते हैं इसके 8th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर गांधी जी इंडिया के प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बात करते हैं और वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि भारत देश को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, यानी आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने आप को स्पिरिचुअल मैटर्स में और ज़्यादा एडुकेट करना चाहिए और लोगों को नॉन वायलेंट और नॉन कोऑपरेशन जैसे टूल्स का यूज़ करके उन्हें खुद को ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से फ्री कर लेना चाहिए, मुक्त कर लेना चाहिए। सो चैप्टर नंबर 8, रीडर। ठीक है, मैं ये तो समझ गया कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत देश को इन्फ्लुएंस करके उसको कैप्चर किया, बट फ़िलहाल मैं आपसे अब ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर हमारे खुद के देश की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है? गांधी जी, मुझे ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की कंडीशन भी आज बहुत ही बुरी हालत में है। वो सिर्फ अंग्रेज़ों का गुलाम या ब्रिटिश रूल के अंडर में ही नहीं है, बल्कि इन मॉडर्न सिविलाइजेशन के फोर्सेस हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और ये हमें हमारे स्पिरिचुअल रूट से भी दूर लेकर जा रही हैं। और प्लस ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है तो ये स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को भी रिजेक्ट करती हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं, बल्कि सभी इंडियन रिलीजन्स के अंडरनीथ जो एक कॉमन बिलीफ पाई जाती है गॉड से रिलेटेड, तो ये उनको ही रिजेक्ट करती है। रीडर, तो आखिर ये मुमकिन कैसे है, आखिर ये कैसे हो पा रहा है? गांधी जी,
ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि इस देश के लोगों ने मॉडर्न सिविलाइजेशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए एक मिसकंसेप्शन को या एक गलत धारणा को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि स्पिरिचुअल मैटर्स में एक्टिव रहना और वर्ल्डली अफेयर के कम्प्लेक्सिटीज से डिटैच रहना सही नहीं है। उनका ये कहना है कि लोगों को वर्ल्डली अफेयर्स में और उसके कम्प्लेक्सिटीज में ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, ना कि स्पिरिचुअलिटी में। और इसी की वजह से देश के लोग आज और दुखी और मायूस होते जा रहे हैं। रीडर, तो क्या इसमें रिस्क नहीं है क्योंकि बहुत से ढोंगी और फ्रॉड लोग रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के ऐसे ही आर्गुमेंट्स को यूज़ करके वो लोगों को ठगने का काम करते हैं। गांधी जी, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि रिलीजियस सर्कल के अराउंड बहुत से ढोंगी और फ्रॉड लोग भी मौजूद हैं, बट वो लोग सोसाइटी को उतना हार्म नहीं पहुंचाते हैं जितना कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्योंकि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन प्रोग्रेस या तरक्की के भेस में ये हमारे सोसाइटी को कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और मटेरियल प्रोग्रेस के नाम पर ये हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को ही ख़त्म करते जा रहे हैं। रीडर, बट क्या इसी रिलीजन की वजह से लोगों के बीच में वायलेंस और दंगे फसाद नहीं होते हैं? क्या यही रिलीजन वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? गांधी जी, हाँ, ये बात भी सच है कि धर्म के नाम पर लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। बट सच्चाई ये है कि स्पिरिचुअलिटी या ट्रू रिलीजन कभी भी लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं करता है, बल्कि वो तो आपस में एकता और शांति बनाए रखने की बात करता है और वो इसकी सीख देता है। बट लोगों ने धर्म की गहराइयों को नहीं समझा और इसीलिए वो धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं और कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। और अगर हम इस मॉडर्न सिविलाइजेशन से इसे कंपेयर करें तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन तो इससे भी कई गुना ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये रिलीजन को ही यानी सरफेस लेवल के रिलीजन को ही यूज़ करके ये हमें डिवाइड करने का काम करता है और हमें कमज़ोर बनाने की कोशिश करता है और हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है। रीडर, तो आपकी क्या राय है पैक्स ब्रिटानिका को लेकर या इस आइडिया को लेकर कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में शांति और पीस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग इंडिया? तो क्या उनका ये दावा झूठ है? क्या उनके एफर्ट्स वेस्ट हैं? गांधी जी, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि सरफेस लेवल पर अगर आप देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ब्रिटिशर्स ने पीस को एस्टैब्लिश करने का काम किया है, वो पीस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप डीपर लेवल से देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि उनकी जो कोशिश है तो वो हमें कमज़ोर बनाने का काम कर रही है। क्योंकि अगर हम अपने देश के छोटे मोटे मैटर्स को भी खुद से हैंडल नहीं करेंगे और उनसे डील नहीं करेंगे तो फिर हम कमज़ोर बन जाएंगे। रीडर, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, बट उन ठग्स का, उन पिंडारियों का और भिल्स का क्या, जो कि हमेशा से ही उत्पात मचाते आए हैं और ब्रिटिशर्स ने तो उनके उत्पात को शांत करने का काम किया है। गांधी जी, एक्सटर्नल फोर्सेस ने और उन ब्रिटिशर्स ने जो हमारे मन में उन पिंडारियों के लिए और बाकी के ग्रुप्स को लेकर जो हमारे मन में डर भरा है, तो एक्चुअल में उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड मैनर में वो खतरा नहीं है जितना कि उन ब्रिटिशर्स ने दावा किया है और जितना कि वो कहते हैं। और ये पिंडारी और बाकी के जो लोग हैं तो वो हमारे ही देश के लोग हैं और हम हमेशा से ही इतने बहादुर रहे हैं, इतने करेजियस रहे हैं कि हम अपने इंटरनल मैटर्स को खुद से सॉल्व करने में सक्षम हैं। हमें एकजुट होकर अपनी ताकत को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। तो चलिए, अब ये तो हो गया इसका चैप्टर नंबर 8 और अब हम चलते हैं इसके 9th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूड रेलवेज, जहाँ पर गांधी जी इंडियन रेलवेज के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं और वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि रेलवेज से आने से पहले हम इंडियंस खुद को एक सिंगल यूनाइटेड नेशन की तरह देखते थे, बट इन रेलवेज के आने के बाद इसने हमें हमारे बीच के डिफरेंसेस को दिखाना शुरू कर दिया। सो चैप्टर नंबर 9, रीडर, आपने मुझे काफ़ी प्रभावित या कन्विंस किया है, बट क्या आप मुझे प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस शो कर सकते हैं रिगार्डिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? गांधी जी, ज़रूर। देखिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है तो ये किसी हिडन डिजीज़ की तरह है, किसी छुपे हुए अंदरूनी बीमारी की तरह है, जो कि कितना खतरनाक हो सकता है हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती है। जैसे कि ये जो रेलवे लाइंस हैं तो ये देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बीमारी को फैलाने का काम करती है, लाइक द ब्यूबोनिक प्लेग डिजीज़। इनफैक्ट इन रेलवे लाइंस के आने के बाद से लोगों को अपने फसल या अनाज डायरेक्टली सेंट्रलाइज मार्केट में जाकर बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को फूड स्केर्सिटी जैसे प्रॉब्लम से भी होकर गुजरना पड़ता है।
और इसके अलावा इन रेलवे लाइंस के आने के बाद से जो बुरे किस्म के लोग होते हैं तो वो भी पिलग्रिमेज साइट्स पर या पवित्र जगहों पर इजीली पहुंच जाया करते हैं, जहां पर पहुंचने के लिए एक समय पर बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था, परिश्रम करना पड़ता था। तो ऐसे बुरे किस्म के लोग भी पवित्र जगहों पर जाकर वो उसे अपवित्र कर देते हैं, उसे दूषित कर देते हैं। रीडर, बट इन रेलवेज के आने के बाद से पूरे देश में नेशनलिज्म या पेट्रोटिज्म का एक नया स्पिरिट भी तो फैला है लोगों के बीच में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गांधी जी, ये एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले और कॉलोनाइजेशन के शुरू होने से पहले भारत देश हमेशा से ही एक यूनाइटेड नेशन रहा है, और यहाँ पर सभी रेस और रिलीजन के लोग यहाँ पर एकजुट होकर रहा करते थे और अपने प्रैक्टिसेस को भी अच्छे से फॉलो किया करते थे, और वो अपने कल्चर और पिलग्रिमेज साइट्स को भी एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। बट इन रेलवेज के आने के बाद से ही इसने ही तो लोगों के बीच न्यू डिवीजन और बाउंड्रीज को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। जिसके बाद रीडर फिर ये क्वेश्चन करते हैं कि उन कल्चरल और रिलीजियस डिफरेंसेस का क्या जो कि हिंदू, मुस्लिम और बाकी के रिलीजन में एग्जिस्ट करता है, तो उसका क्या? तो यहाँ पर तो गांधी जी इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, बट इसके अगले चैप्टर में वो इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए, अब ये तो हो गया इसका चैप्टर नंबर 9, और अब हम चलते हैं इसके 10 चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूड, द हिंदूज एंड द मोहम्मदन्स, जहाँ पर गांधी जी बात करते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में, डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, काउ प्रोटेक्शन के बारे में और इंडिया के यूनिटी को लेकर। सो चैप्टर नंबर 10, रीडर्स, मैं आपकी इस चीज़ के ऊपर राय जानना चाहता हूँ कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के होने से इससे इंडिया के यूनिटी पर या एकता पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? गांधी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि रेलवेज, लॉयर्स और डॉक्टर्स, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया में करप्शन के लिए। भगवान ने हम इंसानों को ऐसा डिज़ाइन किया है कि हम नेचुरली पैदल चलकर ही सिर्फ ट्रैवल कर सकते हैं, बट इन रेलवेज़ के आने की वजह से हम अब बहुत दूर तक ट्रैवल कर पा रहे हैं, और जब हम बहुत दूर तक ट्रैवल करके हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिनके रिलीजियस बिलीव्स हमसे अलग होते हैं, तो फिर यहीं से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। और अगर मैं मुस्लिम लोगों की बात करूं या फॉरेन रिलीजन की बात करूं, तो जितने भी रिलीजन इंडिया में बाहर से आए हैं, तो धीरे धीरे करके वो सभी भारत देश का भी एक हिस्सा बन चुके हैं, इसमें एसिमिलेट हो गए हैं या घुल गए हैं। तो इंडिया हमेशा से ही एक ऐसा कंट्री रहा है, एक ऐसा देश रहा है जो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव रखता है, और वो सभी अच्छी चीज़ों को अपने साथ एसिमुलेट कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है और उसे अपना हिस्सा बना लेता है। इट हैज़ ऑलवेज बिन अ लैंड ऑफ एसिमुलेशन, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ पीसफुली और हारमोनियसली रहा करते थे। तो वो तो बस ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे बीच में उन्होंने फूट डाल दी, ताकि हमारे डिफरेंसेस को शो करके वो हमें अलग कर सके और इससे वो देश को कमज़ोर बना सके। सच्ची देशभक्ति इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप कौन से रिलीजन को या कौन से पाथवे को फॉलो करते हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने हारमोनियसली सबके साथ मिलकर अच्छे से रहते हो डिस्पाइट ऑफ योर रिलीजियस डिफरेंसेस। रीडर, ठीक है, पर आपका काऊ प्रोटेक्शन या गौरक्षा को लेकर क्या राय है? गांधी जी, देखिए, मेरे मन में गायों के लिए बहुत इज्जत और सम्मान है, और क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है तो उसकी वजह से भी मैं गायों की महत्व को समझता हूँ। बट मेरे मन में दूसरे इंसान के लाइफ की जो वैल्यू है तो वो भी कम नहीं है, इसलिए गायों को बचाने के लिए किसी दूसरे इंसान को मारना भी तो सही नहीं है, ठीक बात नहीं है, क्योंकि अगर आप वैसा करते हो तो आप भी तो फिर उसी वायलेंस को रिपीट करोगे। तो ये चीज़ कोई सल्यूशन नहीं है, बल्कि हमें अपने मुस्लिम भाइयों से जाकर अच्छे से इस बारे में बात करना चाहिए कि ये देश जो कि एक एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है, तो इस देश के लिए, किसी रिलीजन के लिए नहीं, इस देश को बचाने के लिए वो भी उनकी काऊ प्रोटेक्शन या गौरक्षा में उनकी मदद करे। और अगर इसके बाद भी वो नहीं सुनते हैं, तो या तो फिर आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए जिसे आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्वयं के जीवन का बलिदान दे दीजिए गायों को बचाने के लिए, और एक एग्जाम्पल सेट कीजिए अपने डिवोशन का, बट कभी भी किसी दूसरे का कत्ल मत कीजिए। रीडर, बट हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो टेंशन क्रिएट किया जाता है काऊ प्रोटेक्शन को लेकर या गौरक्षा को लेकर, उसका क्या? गांधी जी,
देखिए, इस तरह के फ्रिक्शन या इस तरह के टेंशन हमेशा ऐसे लोगों के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है जो कि गलत टीचिंग्स को, फॉल्स टीचिंग्स को, गलत इन्फॉर्मेशन को और मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलाने का काम करते हैं। तो वही चीज़ इसे फुएल भी करते हैं। और अंग्रेज़ों ने भी इस तरह के कम्युनल टेंशन्स को और डिविजन्स को क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो सभी कम्युनिटीज़ के बीच में हार्मनी और पीस तभी पॉसिबल है जब हम अपने रिलीजियस टीचिंग्स के कोर को अच्छे से समझेंगे। और अगर हम दोनों ही होली टेक्स्ट को, यानी कुरान और गीता, अगर हम इन दोनों को ही डीपर वे में एनालाइज करते हैं तो हम ये पाएंगे कि दोनों के अंदर ही ऐसे पैसेजेस मौजूद हैं जो कि कॉमन हैं और दोनों ही साइड के लोग जो हैं इस बात पे राज़ी होंगे। तो हमें ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग और फॉल्स टीचिंग को अवॉइड करना चाहिए और सभी लोगों के साथ पीसफुली और हारमोनियसली रहना चाहिए। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस बुक के 10th चैप्टर को। और अब हम चलते हैं इसके 11th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड कंटिन्यूड लॉयर्स, जहाँ पर गांधी जी लॉयर्स को बहुत ही हार्श और इंटेंस मैनर में क्रिटिसाइज करते हैं। और वो ये कहते हैं कि लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन या सपोर्ट की वजह से ही आज भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम बना है। इन लॉयर्स की वजह से ही हिंदू और मुस्लिम के बीच जो डिवीज़न है तो वो और ज़्यादा गहरा हो गया है। और ये वो लॉयर्स ही हैं जो कि ट्रुथ या जस्टिस को जिताने के बजाय वो अपने पर्सनल प्रॉफिट या गेंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो चैप्टर नंबर 11, रीडर। मैं ये सुनकर काफ़ी हैरान हूँ या सरप्राइज हूँ कि आप ये कह रहे हो कि जब लोगों के बीच में किसी तरह का कोई विवाद, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट हो तो उन्हें कोर्ट नहीं जाना चाहिए। गांधी जी, हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर है, बट लेट मी एक्सप्लेन कि आखिर मैं ये क्यों सोचता हूँ कि लॉयर्स ने इस समाज में कुछ अच्छा करने के बजाय उन्होंने इस समाज को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। रीडर, बट कई सारे लॉयर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और कुछ लॉयर्स ने तो गरीबों को डिफेंड किया है, उन्हें बचाया भी है, जैसे कि मनमोहन घोष। गांधी जी, एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ लॉयर्स ने इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है। बट प्रॉब्लम लोगों में उतना नहीं है, बल्कि इस प्रोफेशन में है। यानी ये जो लॉयर वाली प्रोफेशन है इसमें ही मेन प्रॉब्लम छुपी हुई है। क्योंकि लॉयर्स अक्सर जब लोगों के बीच में किसी तरह का कोई विवाद या डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने के बजाय वो उस चीज़ को और लंबा खींचते हैं, ताकि उस कॉन्फ्लिक्ट से वो अपना प्रॉफिट बना सके और अपनी जेब को भर सके। और लॉयर्स अक्सर आर्गुमेंट्स को ऐसे मैनिपुलेट भी करते हैं जिससे कि सच का नहीं बल्कि उनके क्लाइंट्स का फ़ायदा हो सके। और इसी पावर और प्रॉफिट की लालच की वजह से हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में जो दरार अंग्रेज़ों ने क्रिएट की थी तो वो अब और ज़्यादा गहरी और इंटेंस हो गई है। ये लॉयर्स सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा तो नहीं करते हैं, बट ये पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं जो कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इन्हीं लॉयर्स की वजह से आज भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि ये उनके द्वारा बनाए गए लीगल सिस्टम को रन करने में उनकी मदद कर रहे हैं, जो कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में है। रीडर, बट क्या हमें जस्टिस के लिए या न्याय पाने के लिए कोर्ट और लॉयर्स की ज़रूरत नहीं है? गांधी जी, नॉट नेसेसरली। हमें किसी बाहरी सिस्टम या एजेंसी की ज़रूरत नहीं है अपने कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए। अपने कन्फ्लिक्ट्स को किसी लॉयर के थ्रू किसी इंग्लिश कोर्ट में जाकर सॉर्ट आउट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने स्वराज को, सेल्फ गवर्नमेंट को या अपने इंटीग्रिटी को स्ट्रेंजर के हाथों सरेंडर कर देना या सौंप देना जो कि ठीक से जस्टिस भी प्रोवाइड ना करता हो। पुराने समय में हम अपने कन्फ्लिक्ट्स को या अपने डिस्प्यूट्स को खुद ही सॉल्व कर लिया करते थे या अपने कम्युनिटी के लोगों के हेल्प से उसे सॉर्ट आउट कर लिया करते थे। बिना इंडियन लॉयर्स और जजेस के ये इंग्लिश कोर्ट चल नहीं सकता, और बिना इंग्लिश कोर्ट के इंग्लिश रूल ज़ाइन तक टिक नहीं सकता, चल नहीं सकता। अगर इंडियन लॉयर्स इस प्रोफेशन के डिग्रेडिंग नेचर को खुद से रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले और इस प्रैक्टिस को यानी इस लॉयर वाले प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना ही छोड़ दे तो भारत देश जल्द ही अंग्रेज़ों से मुक्त हो जाएगा। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस बुक का 11th चैप्टर। और अब हम चलते हैं इसके 12th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूड डॉक्टर्स, जहाँ पर गांधी जी मेडिकल प्रोफेशन और डॉक्टर्स का क्या रोल है इस सोसाइटी में वो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन है तो वो सिम्टम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करके उसको फिक्स करने की कोशिश करता है, बजाय कि किसी बीमारी के रूट कॉज को ठीक करने के। तो गांधी जी लोगों को ये एडवाइस देते हैं कि उन्हें अपने डाइट, एक्सरसाइज और हाइजीन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए
और इन वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स को छोड़कर अपने ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ और प्रैक्टिकल लाइफ की ओर वापस मुड़ना चाहिए। सो चैप्टर नंबर 12, रीडर। मुझे ये तो समझ में आ गया कि आप लॉयर्स को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, बट आप डॉक्टर्स को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? उन्होंने क्या किया है? गांधी जी, देखिए ये सिर्फ मेरे अकेले का ओपिनियन या व्यू नहीं है, बल्कि कई सारे वेस्टर्न राइटर्स का भी पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन इसमें शामिल है। बहुत से वेस्टर्न राइटर्स ने तो लॉयर्स को और डॉक्टर्स को काफ़ी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया है, और उन्होंने इस मॉडर्न सिस्टम को किसी जहरीले पेड़ से कंपेयर किया है, या उपास का जो पेड़ होता है जो कि काफ़ी पॉइजनस होता है, और वो अपने आसपास के सभी चीज़ों को भी पॉइजनस या जहरीला बना देता है। तो उन्होंने इस मॉडर्न सिस्टम को उस पॉइजनस ट्री से कंपेयर किया है, उस पेड़ से कंपेयर किया है, जिसकी शाखाएं या ब्रांचेस ये लॉ और मेडिसिन वाले प्रोफेशन हैं। एक समय पर मैं भी कभी डॉक्टर्स को बहुत एडमायर किया करता था, और मैं खुद भी एक डॉक्टर बनना चाहता था ताकि मैं इस देश की सेवा कर सकूं। बट अब मुझे ये समझ आ गया है कि आखिर क्यों इस देश में लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स की उतनी कदर नहीं करते हैं जितना कि वो वेस्टर्न मेडिसिन की करते हैं। क्योंकि वेस्टर्न मेडिसिन उन्हें दवाइयों पर डिपेंडेंट बना देता है, और उनकी एवरेज लाइफ स्पैन को अननेचुरल तरीके से यानी मेडिसिन के सहारे एक्सपैंड कर देता है या बढ़ा देता है। एक डॉक्टर का क्या काम होता है? किसी पेशेंट को उसकी बीमारी से छुटकारा दिलाना, राइट? जो कि उस पेशेंट ने अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ कर या गलत आदतों को प्रैक्टिस करके डेवलप किया होता है। तो एक डॉक्टर को दवाइयों के साथ लोगों को ये एडवाइस भी देनी चाहिए कि उनके किन गलत हैबिट्स या आदतों की वजह से वो बीमार हो रहे हैं, और उन्हें उस रूट कॉज को कैसे फिक्स करना चाहिए। बट ये मॉडर्न मेडिसिन तो लोगों को दवाइयों पर टोटली डिपेंडेंट बना दे रही है, और लोगों को मेंटली कमज़ोर कर रही है, क्योंकि वो अब सेल्फ कंट्रोल भूलते जा रहे हैं और वो खुद को बस दवाइयों के सहारे ठीक करना चाहते हैं। यूरोपियन डॉक्टर्स सालाना ना जाने कितने जानवरों को मेडिसिनल पर्पस और टेस्टिंग के लिए उनका कत्ल कर देते हैं, और प्लस ये अंग्रेज़ी दवाइयों में ऐसे सब्सटेंसेस या पदार्थ भी मौजूद होते हैं जो कि हिंदू, मुस्लिम और कई अन्य धर्मों में या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर इसे सख्त मना किया गया है। तो ये हमें सेल्फ कंट्रोल और स्वराज दोनों से ही दूर लेकर जा रहा है। और लास्टली ये डॉक्टर्स छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में फ़ी चार्ज करते हैं, और आजकल तो लोग डॉक्टर भी इसीलिए बनना चाहते हैं ताकि वो अमीर बन सके, बजाय कि ह्यूमैनिटी को या इंसानियत को सर्व करने के। तो चलिए, अब ये तो हो गया इसका 12th चैप्टर, और अब हम चलते हैं इसके 13th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन। जहाँ पर गांधी जी हमें ये बताते हैं कि एक सच्ची सभ्यता या एक ट्रू सिविलाइजेशन वेस्टर्न कल्चर के उस मटेरियल सिविलाइजेशन में नहीं, बल्कि वो तो हमारे भारत देश के एंशिएंट वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस में मौजूद है। और गांधी जी मॉरल कंडक्ट, सिंप्लिसिटी या सिंपल लाइफस्टाइल और सेल्फ कंट्रोल पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं या फोकस करते हैं। और वो मॉडर्न प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को बार बार ये कहकर क्रिटिसाइज करते हैं कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन मटेरियलिज्म और मॉरल डिग्रेडेशन का वन ऑफ द मेन रीज़न है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन। सो चैप्टर नंबर 13, रीडर। आपने रेलवेज को क्रिटिसाइज़ किया, लॉयर्स को क्रिटिसाइज़ किया, डॉक्टर्स को भी क्रिटिसाइज़ किया, एंड इवन आपने मॉडर्न मशीनरी को भी रिजेक्ट कर दिया। तो आपके हिसाब से ट्रू सिविलाइजेशन या एक सच्ची सभ्यता क्या है, और किन चीज़ों को मिलाकर ये बनती है? गांधी जी, देखिए मेरे लिए इंडियन सिविलाइजेशन बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि भारत के वासियों ने अपने एंशियंट वैल्यूज़ को और प्रैक्टिसेस को आज तक ज़िंदा रखा है। और एक सच्ची सभ्यता तो वो है जो कि इंसान को सही रास्ते पर लेकर जाए, जिससे कि वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करे, जिससे कि वो मॉरली सही हो और अच्छे बने, यानी वो अपने मन और इंद्रियों के मालिक बन जाए, और जो कि उन्हें सेल्फ नॉलेज की तरफ आगे लेकर जाए। वही ट्रू सिविलाइजेशन या सच्ची सभ्यता है। इसका ये मतलब है कि लोगों को खुश रहने के लिए उन्हें अपने माइंड और मटेरियल वेल्थ को या मटेरियल पोजीशंस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें खुद पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पैशन और लग्जरी जैसे चीज़ों में इंडल्ज होने से माइंड का जो पीसफुल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो करप्ट होने लगता है। भारत देश के लोग हज़ारों सालों से वो शांति और सुकून से रहते आए हैं, इसी सिंपल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके, और उन्हें कभी भी बड़े मशीनरी की, बड़े शहरों की या पावरफुल रूलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। पुराने समय में भी लॉयर्स और डॉक्टर्स हुआ करते थे, बट उस समय में वो लोग आज के ज़माने की तरह लोगों को इतना लूटने का काम नहीं करते थे, और उस समय उन्हें ये सब चीज़ें करने की परमिशन भी नहीं थी, जैसा कि आज के लॉयर्स और डॉक्टर्स इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में कर रहे हैं।
तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत देश में सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज हमेशा से ही एग्जिस्ट करता था और ये आज भी बहुत से रूरल या रिमोट विलेजेस में प्रेजेंट है। रीडर, बट हमारे एंशंट सिविलाइजेशन में तो काफ़ी सारे वॉयलेंट ट्रेडिशंस और सोशल इश्यूज भी मौजूद हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, रिचुअलाइज प्रोस्टिट्यूशन और एनिमल सैक्रिफाइस जैसे कई सारे अननेसेसरी चीज़ें भी तो एग्जिस्ट करती हैं। तो उनका क्या? गांधी जी, ये जो इवल प्रैक्टिसेस हैं तो ये हमारे सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। इतने मॉरल टीचिंग्स के बाद भी पता नहीं क्यों इस तरह के प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी सिविलाइजेशन 100% परफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी हमें इन प्रैक्टिसेस को लोगों के बीच एड्रेस करनी चाहिए ताकि ये हमारे सिविलाइजेशन के ट्रू एसेंस को ओवरशैडो ना कर दे, ये जो इवल प्रैक्टिसेस हैं। और गांधी जी ये कहकर इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में जनरली ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि ये हमारी जो सभ्यता है ये हमें मॉरल कंडक्ट, स्पिरिचुअल बिलीफ और हमारे सोल को कल्टीवेट करने का काम करता है, बजाय कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो कि सिर्फ बॉडीली वेलफेयर पर ही फोकस करता है। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस बुक के 13th चैप्टर को, और अब हम चलते हैं इसके 14th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हाउ कैन इंडिया बिकम फ्री, जहाँ पर गांधी जी इस बारे में बात करते हैं कि इंडिया की स्लेवरी या भारत देश के गुलामी का रूट कॉज क्या है और कैसे वो स्वराज को अचीव कर सकता है। गांधी जी लोगों को ये भी सजेस्ट करते हैं कि पहले लोगों को खुद में एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, उन्हें वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है, बजाय कि सीधे ब्रिटिशर्स पर अटैक करने के। सो चैप्टर नंबर 14, रीडर। सिविलाइजेशन को लेकर आपकी जो राय है या व्यूज़ हैं तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, बट क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से हम कैसे आज़ाद करा सकते हैं? इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं? गांधी जी, देखिए ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कि टाइम लगता है, ये रातों रात मुमकिन नहीं है। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए हमें पहले उसके स्लेवरी या उसके गुलामी के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव करना होगा, जो कि असल में ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है। रीडर, बट अगर हमारी भारतीय सभ्यता या इंडियन सिविलाइजेशन इतनी ही अच्छी है तो हम आज तक अंग्रेज़ों के गुलाम क्यों बने हुए हैं? गांधी जी, देखिए हमारी भारतीय सभ्यता या सिविलाइजेशन काफ़ी मजबूत है, बट सभी लोगों के अंदर इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है कि वो इसके हाई प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करके रख सके। जो लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस हुए हैं तो वही लोग अभी सिर्फ उसके गुलाम बने हैं। सो सबसे पहले भारतवासियों को अपने अस्तित्व को या अपने एग्जिस्टेंस को अपने कंट्रोल में रखना होगा। इंडिविजुअल लेवल पर हर एक व्यक्ति को सेल्फ कंट्रोल या स्वराज को अचीव करना होगा, तभी जाकर इंडिया एज अ होल नेशन वो स्वराज को अचीव कर सकता है या होम रूल को अचीव कर पाएगा। लोग एक दूसरे को स्वराज के बारे में बताकर एडुकेट ज़रूर कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली कंप्लीट स्वराज तभी मुमकिन है जब इस देश का हर एक वासी इंडिविजुअल लेवल पर इसे अचीव करे। रीडर, बट क्या हमें अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए फिजिकल फोर्स की या ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? गांधी जी, नॉट नेसेसरली। स्वराज को पाने के लिए हमें अंग्रेज़ों को फोर्सफुली बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं और उनके साथ किसी तरह का कोई कोऑपरेशन ही नहीं रखते हैं तो उनका हमारे ऊपर जो पकड़ है वो ख़त्म हो जाएगा और वो हमारे ऊपर राज भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम वॉयलेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें और हम में कोई फ़र्क भी नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत है और खुद पर विजय हासिल करने की ज़रूरत है। रीडर, बट क्या जिस तरह से इटालियन रेवोल्यूशनरीज जैसे कि गैरिबाल्डी और मजीनी ने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो क्या हम उस तरह से नहीं लड़ सकते हैं? गांधी जी, देखिए हर समय परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है और हमें ये समझना होगा कि हमारी सिचुएशन या परिस्थिति यूनिक है बाकी सबसे, और वायलेंस या फिजिकल फोर्स ही एकमात्र रास्ता नहीं है देश को आज़ादी दिलाने का। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस बुक के 14th चैप्टर को, और अब हम चलते हैं इसके 15th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है इटाली एंड इंडिया, जहाँ पर गांधी जी इटालियन फ्रीडम मूवमेंट को वो उसे इंडिया के करंट सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, और प्लस वो इटाली के फ्रीडम मूवमेंट को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि उनके इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाए और उनके देश में आज भी वर्किंग क्लास सफ़र कर रही है। सो चैप्टर नंबर 15, रीडर। जिस तरह से आपने हमें इटाली देश के स्ट्रगल के बारे में बताया और उसे हमारे भारत देश के सिचुएशन से
यानी प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर किया तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। बट क्या मजीनी और गैरिबल्दी ये जो इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, तो क्या आप मुझे इन चीज़ों के बारे में और इलाबरेट करके बता सकते हैं कि आखिर इनके फ्रीडम या आज़ादी को लेकर क्या अप्रोच रहे हैं और इन दोनों के अप्रोच में डिफरेंसेस क्या थे? गांधी जी ज़रूर। देखिए, मजीनी जो थे तो वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया करते थे या इस बात पर विश्वास किया करते थे कि हमें पहले इंडिविजुअल लेवल पर खुद को अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए, गवर्न करना आना चाहिए और अपने एग्जिस्टेंस को या अस्तित्व को सबसे पहले हमें साधना चाहिए। उसके बाद ही हम गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। और वो सभी इटालियन लोगों से, स्पेशली उनके देश के किसान भाइयों से, वो ये चाहते थे कि वो भी इस चीज़ का हिस्सा बने और वो खुद को पहले अच्छे से रूल करना सीखे। जबकि गैरिबाल्डी जो थे तो उनका अप्रोच अलग था और वो आर्म फोर्सेस का यूज़ करके वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। रीडर, तो क्या इटली देश ने सच्चे मायने में फ्रीडम को अचीव किया? गांधी जी नहीं। गैरिबाल्डी जैसे रेवोल्यूशनरीज के इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी इटली देश के सभी सेक्शंस के लोग जेन्युइन फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाए। आज भी इटली देश को सिर्फ कुछ ही एलीट क्लास ऑफ पीपल मिलकर उसे रन करते हैं, बट वर्किंग क्लास के लोगों की कंडीशन आज भी वैसे ही है और वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं। इटली देश ने उस फ्रीडम को अचीव नहीं किया जैसा कि मजीनी ने उम्मीद किया था या सोचा था, और इटालियंस की कंडीशन आज भी कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुई है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि इस देश में सिर्फ अंग्रेज़ सरकार को हटा देने से या बाहर निकाल देने से देश आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद भी इस देश में जो बाकी और तानाशाही राजा मौजूद हैं तो वो फिर लोगों पर अत्याचार करेंगे। इसीलिए अगर हमें इस देश को सच्चे मायने में आज़ादी दिलानी है या इसे आज़ाद करवाना है, तो इस देश के लोगों को पहले खुद पर विजय हासिल करनी होगी और अंदर से उन्हें स्ट्रांग बनना होगा। वरना सोसाइटी का कोई ना कोई सेगमेंट के लोग हमेशा ही सफ़र करते रहेंगे। रीडर, कुछ लोग का तो ये कहना है कि हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म फोर्सेस का यूज़ करना चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? गांधी जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियंस के पास जंग में लड़ने के लिए जो वेपन्स और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स का यूज़ करके कुछ असासिनेट्स के थ्रू हम इंग्लिश ऑफिशियल्स को हरा सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इस तरह से हम असासिनेट्स को गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल दे देंगे, जिससे कि हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऑल्दो कुछ असासिनेट्स के डर से ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज़ में चेंज ज़रूर किए हैं या बदलाव ज़रूर लाए हैं, बट ये चेंजेस बस टेम्पररी है, क्योंकि जैसे ही उनके अंदर से असासिनेट्स के लिए जो डर है वो निकल जाएगा तो वो अपने पॉलिसीज़ को फिर से अपने हिसाब से बदल देंगे। इसीलिए मैं वॉयलेंस को स्ट्रांगली अपोज करता हूँ और असासिनेशन या वॉयलेंस के थ्रू हम कभी भी ट्रू फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम नॉन कोऑपरेशन और नॉन वायलेंस का यूज़ करके हम ट्रू फ्रीडम या सेल्फ रूल को पहले अचीव करें। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस बुक का 15th चैप्टर, और अब हम चलते हैं इसके 16th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ब्रूट फोर्स। जहाँ पर गांधी जी इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों ब्रूट फोर्स एक इनएफेक्टिव या सही तरीका नहीं है फ्रीडम को अचीव करने के लिए। सो चैप्टर नंबर 16, रीडर। हमें भारत देश को आज़ाद कराने के लिए या अपने गोल को अचीव करने के लिए ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल मुझे एक सही ऑप्शन लगता है। वो भी स्पेशली तब जब हम अंग्रेज़ों को देखते हैं कि कैसे उन्होंने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने डिज़ायर को पूरा किया है। गांधी जी, देखिए, ब्रूट फोर्स एक इनएफेक्टिव स्ट्रैटेजी है या एक सही तरीका नहीं है बुराई को या ईवल से लड़ने का या उसको रोकने का, क्योंकि एक बार वायलेंस या ब्रूट फोर्स का जो डर है उनके मन से निकल जाएगा या ब्रूट फोर्स का खतरा उन्हें महसूस नहीं होगा तो वो फिर से बुरे काम को करना शुरू कर देंगे। रीडर, इसमें हर्ज ही क्या है? अगर हम अपने देश को मुक्त कराना चाहते हैं अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो क्या मायने रखता है कि हम उसे कैसे अचीव करते हैं? हमें तो बस आज़ाद होने से मतलब है। ब्रिटिशर्स ने भी तो इसी का इस्तेमाल किया था, तो हम इंडियंस को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में 3 ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। पहला सिचुएशन तो वो होता है जब किसी के घर में चोर घुस आए, तो उस घर के मालिक का पूरा अधिकार है कि वो उस चोर को अपने घर से लात मार के बाहर निकाले। सेकेंड सिचुएशन होता है पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी जब एक देश की सरकार या गवर्नमेंट आपके अपील को या आपके पिटिशंस को नहीं सुनता है, उसे ठुकरा देता है, तो तब मुझे लगता है कि फोर्स का इस्तेमाल सही है।
एंड थर्ड सिचुएशन वो होता है जब किसी का बच्चा आग में अपने पैर रखने वाला हो, तो तब उसके माता पिता को किसी भी तरीके से अपने बच्चे को बचाना चाहिए, चाहे वो फिजिकल फोर्स का यूज़ करके हो या वो किसी और तरीके से उसे बचाए। गांधी जी, देखिए, मैं आपके द्वारा पेश किए गए तीनों एग्जाम्पल्स को रिस्पॉन्ड करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो मीन्स का हम यूज़ करते हैं या जिस माध्यम के ज़रिए हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और उसका जो एंड रिजल्ट होगा, उसमें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जैसे कि अगर आप वायलेंस का यूज़ करते हो फ्रीडम को अचीव करने के लिए, तो उसका रिजल्ट भी वही होगा जो वायलेंस लेकर आएगा, वो नहीं जो हम सच में चाहते हैं। अब हम बात करते हैं आपके द्वारा पेश किए गए पहले एग्जाम्पल की। तो देखिए, हर समय ये सही नहीं होता है कि हम किसी चोर को लात मारकर घर से बाहर निकालें, क्योंकि अगर वो चोर आपके खुद के पिता हुए तो, या फिर वो चोर कोई ऐसा इंसान हुआ जिसके पास बहुत सारे हथियार हुए तो उस समय में वायलेंस का यूज़ करने से सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है और आप उल्टा खुद अपने सुख शांति को बर्बाद कर लेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस चोर से उसके मोटिव के बारे में पूछ सकते हैं कि आखिर किस वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा है। आप उस पर थोड़ी दया दिखाकर उससे रीज़न कर सकते हैं। आप उस चोर के सामने अपनी चीज़ों को बाहर निकाल कर आप उसे ऐसा दिखा सकते हैं जैसे आप उसकी मदद करना चाहते हैं, जिससे कि वो चोर आपकी काइंडनेस, आपके कंपैशन और आपके जनरॉसिटी को देखकर वो अपने रास्ते को शायद बदल ले। तो गांधी जी इस फर्स्ट एग्जाम्पल को ये कहकर कंक्लूड करते हैं कि लव और कंपैशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इन कंपेयर टू ब्रूट फोर्स। फिर रीडर के द्वारा पेश किए गए सेकंड एग्जाम्पल पर गांधी जी ये कहते हैं कि किसी भी तरह का कोई कलेक्टिव अपील या पिटिशन एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, उनकी सोच समझ और उनकी बुद्धि को दर्शाता है कि किसी सिचुएशन को लेकर उनकी क्या सोच है, और पिटिशन लोगों को एडुकेट करने का भी काम करता है। बट आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि पिटिशन के पीछे एक फोर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पिटिशन या अपील के थ्रू नहीं सुनती है तो हमें फिर उसके बाद उस फोर्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बट ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना बहुत ही वीक या कमज़ोर तरीका है। हमें पैसिव रेजिस्टेंस या नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव और लेजिटिमेट सोल्यूशन है। एंड थर्डली, अगर किसी का बच्चा आग में पैर रखने वाला हो और उसके पेरेंट्स उसे फिजिकली रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसका बच्चा अगर उनसे ज़्यादा फिजिकली पावरफुल है तो वो उसे ना रोक पाए और उनका बच्चा आग में जलकर ही मर जाए। बट अगर वो अपने बच्चे को रोक लेते हैं तो वो ट्रूली फिजिकल फोर्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने जो किया, वो बुराई को रेजिस्ट जो किया उन्होंने उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे बच्चे के फ़ायदे के लिए किया, क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। तो इसमें उनका स्वार्थ नहीं छुपा है, इसमें उनका प्रेम और करुणा है। बट इंडियंस के मन में अपने लिए स्वार्थ है और उनका इसके पीछे उनका नेशनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है इस ब्रूट फोर्स के पीछे, इसलिए नहीं कि उनके मन में अंग्रेज़ों के लिए प्रेम और करुणा है। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस बुक के 16th चैप्टर को, और अब हम चलते हैं इसके 17th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है पैसिव रेजिस्टेंस, जहाँ पर गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, जिससे कि सोल फोर्स या ट्रुथ फोर्स भी कहा जाता है। और गांधी जी ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पैसिव रेजिस्टेंस एक ज़्यादा सुपीरियर मेथड है या मीन्स है अपने राइट्स को सिक्योर करने का, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग सिंपली ब्रूट फोर्स और आर्म रेजिस्टेंस। और एक पैसिव रेजिस्टर बनने के लिए गांधी जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे कि चेस्टिटी, पॉवर्टी, ट्रूथफुलनेस एंड फियरलेसनेस। सो चैप्टर नंबर 17, रीडर, क्या पैसिव रेजिस्टेंस या सत्याग्रह की मदद से कभी भी किसी सोसाइटी में चेंज या बदलाव आया है? क्या आप मुझे हिस्ट्री से उठाकर कोई भी एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं? गांधी जी, कवि तुलसीदास जो थे, तो वो ये कहा करते थे कि लव और पिटी यानी प्रेम और करुणा किसी भी सच्चे धर्म का रूट होता है, उसका आधार होता है। इसका मतलब है कि लव फोर्स, ट्रूथ फोर्स और सोल फोर्स इस पूरे यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का फिजिकल फोर्स है या फंडामेंटल फोर्स है। गांधी जी, कवि तुलसीदास जो थे, तो वो ये कहा करते थे कि लव और पिटी यानी प्रेम और करुणा किसी भी सच्चे धर्म का रूट होता है या उसका आधार होता है। इसका मतलब है कि लव फोर्स, ट्रुथ फोर्स और सोल फोर्स इस पूरे यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का फंडामेंटल फोर्स है। और पुराने समय के बहुत से ऐसे एम्पल ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल हैं जो कि इस चीज़ को प्रूव करते हैं।
बट ये एविडेंसेस आपको वेस्टर्नर्स के द्वारा लिखे गए उनके सो कॉल्ड हिस्ट्री टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके द्वारा लिखे गए हिस्ट्री में उन्होंने सिर्फ राजा रानियों की कहानियों के बारे में, वॉर और मर्डर के बारे में ही मेंशन किया हुआ है। बट इतने सारे एट्रॉसिटीज़ और वायलेंस के बाद भी इंसानियत आज भी लोगों में जिंदा है, सिर्फ इस लव फोर्स, ट्रुथ फोर्स या सोल फोर्स की वजह से। इस लव फोर्स की वजह से ही अलग हो गए परिवार वापस से एक हो जाते हैं। देश में जो शांति है इस पीसफुल फोर्स की वजह से ही मेंटेन रहता है। बट ये वेस्टर्न हिस्टोरियंस कभी भी उन पीसफुल फेस के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि वो सिर्फ उन इंटरप्टेड या कैओटिक फेस को ही दर्शाते हैं या दिखाते हैं। रीडर, क्या आप मुझे पैसिव रेजिस्टेंस के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये कैसे काम करता है, उसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं? गांधी जी, देखिए, पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है उन नियमों को या उन लॉज को जो कि सही नहीं हैं, गलत हैं, अनजस्ट हैं, उन्हें फॉलो करने से रिजेक्ट करना, उनको इनकार करना। जो इंसान पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करता है तो वो पैसिव रेजिस्टर फिर सिर्फ अपने आप को उस लाइन पर रखते हैं, क्योंकि अगर उसका जो बिलीफ है उस इंसान का जो पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, तो अगर उस पैसिव रेजिस्टर का बिलीफ गलत है किसी चीज़ को लेकर, तो वो पैसिव रेजिस्टर फिर सफ़र करेगा, उसके साथ कोई और नहीं सफ़र करेगा। और अगर वो सही है किसी चीज़ को लेकर, तो वो फिर उसके कंसिक्वेंस से भी होकर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एक पैसिव रेजिस्टर सिर्फ सही नियमों को ही फॉलो करते हैं जो कि भगवान के बनाए नियम हैं, इस ब्रह्मांड के या इस सृष्टि के नियम हैं, तो वो सिर्फ उन्हें ही फॉलो करते हैं। इनफैक्ट स्वराज को अचीव करने के लिए भी एक इंसान को ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि उसे बस गलत नियमों को रिजेक्ट करना है और सही नियमों को फॉलो करने की ज़रूरत है। और अगर एक प्रोटेस्टर जो कि ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, और अगर वो उसके लिए ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता है, तो इस तरीके से वो अपने ऑपोजिशन वालों के मेथड को जस्टिफाई कर देता है। अगर वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करता है तो इस तरीके से फिर वो कभी भी अपने ओपोनेंट वालों से एक कॉमन ग्राउंड पर या एक एग्रीमेंट पर राज़ी नहीं हो पाएंगे, और उनके लिए फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। रीडर, बट मुझे ये लगता है कि पैसिव रेजिस्टेंस कमज़ोर लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। गांधी जी, देखिए, पैसिव रेजिस्टेंस एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है इन कंपेयर टू फिजिकल फोर्स और ब्रूट फोर्स, क्योंकि इसमें एक इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है खुद को सैक्रिफाइस करके जस्टिस को अचीव करने के लिए, बजाय कि सिर्फ फिजिकल फोर्स का यूज़ करके अटैक करने के, वो भी सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। पैसिव रेजिस्टेंस को परफॉर्म करने के लिए एक इंसान को मेंटल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फिजिकल बॉडी। पैसिव रेजिस्टेंस जो मेथड है, तो वो एक ऐसे धारदार तलवार की तरह है जो कि बिना किसी का खून बहाए वो सच को जिताने में और जस्टिस को अचीव करने में सक्षम है। और इंडिया में ये ज़्यादा पावरफुल मेथड है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही ये ट्रेडिशन रहा है कि जो रूलर सही नहीं है उसके साथ कोऑपरेशन मत करो, और यही सही तरीका है स्वराज को या होम रूल को अचीव करने का। और इसके अलावा गांधी जी इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि एक पैसिव रजिस्टर को अपने शरीर को भी मजबूत बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत शरीर ही स्ट्रॉन्ग माइंड को सपोर्ट करता है। इसके अलावा भी एक पैसिव रजिस्टर को कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सके, जैसे कि हमेशा चेस्ट या चरित्रवान बने रहना, हमेशा सच की राह पर चलना, और स्वयं की इच्छा से थोड़ा वॉलंटरी पॉवर्टी में रहना, गरीब के जीवन को भी एहसास करना, और जितना हो सके उतना निडर रहना, कभी भी गलत के आगे झुकना नहीं। तो ये कुछ हीरोइक क्वालिटीज़ हैं जो कि सिर्फ एक पैसिव रेसर के लिए ही नहीं, बल्कि वॉरियर्स के लिए भी ज़रूरी है। बट वो योद्धा या वो वॉरियर अंदर से कमज़ोर है अगर उसके अंदर नफ़रत भरी है, और वो शांति के बजाय वो वायलेंस को चूज़ करता है। और अगर किसी के अंदर नफ़रत नहीं है तो फिर उसको तलवार की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस बुक का 17th चैप्टर, और अब हम चलते हैं इसके 18th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है एडुकेशन, जहाँ पर गांधी जी एडुकेशन या शिक्षा का क्या महत्व है, उसका पर्पस और उसके इम्पैक्ट क्या होता है, तो गांधी जी इन एरियाज़ को टच करते हैं इन कंटेक्स्ट टू इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर सेल्फ रूल। सो चैप्टर नंबर 18, रीडर, आपके हिसाब से क्या एडुकेशन ज़रूरी है? मैं ये देखता हूँ कि इतने एफ़र्ट्स लगाए जाते हैं, इतने प्रयास किए जाते हैं एडुकेशन को सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए, बट क्या ये सच में वर्दित है? गांधी जी, एडुकेशन ट्रेडिशनली अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो लिटरेसी में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला है एबिलिटी टू रीड,
एंड सेकंड है एबिलिटी टू राइट। बट अगर हम इसे अपने इंडियन सिविलाइजेशन के अल्टीमेट गोल की दृष्टि से या पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये जो कंपलसरी एजुकेशन के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो वेस्ट है, वो हमारे गोल के साथ मैच नहीं करता है या फिट नहीं बैठता है। ये इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को नॉलेज देता है जिसे कि कोई भी अच्छा या बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है अपने हिसाब से। रीडर, बट क्या बेसिक एजुकेशन सबके लिए ज़रूरी नहीं है? गांधी जी, देखिए एजुकेशन का जो कंसेप्ट है तो वो बहुत ही क्रूशियल है या क्रिटिकल है, बिकॉज जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है हमारी एजुकेशन को लेकर, तो लोग लिटरेसी को ही कंप्लीट एजुकेशन या ट्रू एजुकेशन समझते हैं। बट क्या ये लिटरेसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी सर्व करता है? क्या ये लिटरेसी उसके कोई काम भी आता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति किसान है जो कि मेहनत करके पैसे कमाता है और वो एक चरित्रवान या चेस्ट कैरेक्टर को भी पोजेस करता है, सो इवन दो वो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता है बट स्टिल वो अपने लाइफ को अच्छे से चलाना जानता है और वो खुश है, तो क्या इस सो कॉल्ड लिटरेसी की उस किसान को ज़रूरत है? क्या इस चीज़ से उसके लाइफ में कोई वैल्यू या क्वालिटी ऐड होगी? प्रोफेसर थॉमस का ये कहना है कि एजुकेशन लोगों को रैशनल बनाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है और ये उन्हें मॉरली एडुकेट भी करता है। बट रियलिटी ये है कि इंडिया में जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा है। रीडर, और हायर एजुकेशन का क्या? आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? गांधी जी, हायर एजुकेशन के दौरान एक व्यक्ति को बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, जैसे कि ज्योग्राफी, अलजेब्रा, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत सी चीज़ें उन्हें पढ़नी पड़ती है। बट ये चीज़ें एक व्यक्ति के पर्सनल ग्रोथ में या उसके ड्यूटी को फुलफ़िल करने में ये बिल्कुल भी मदद नहीं करती हैं। यानी एक व्यक्ति को जो ड्यूटी अपने सोसाइटी के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये हायर स्टडीज़ उस व्यक्ति को कोई भी मदद नहीं प्रोवाइड करती है। रीडर, बट देन बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के आप इतने नॉलेजेबल या ज्ञान से भरी गहरी बातों को हमसे कैसे शेयर कर पा रहे हैं? गांधी जी, देखिए एजुकेशन आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और स्किल्स ज़रूर प्रोवाइड करती हैं, बट ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को और स्किल को कैसे यूटिलाइज करता है। एंड मेरे केस में तो मैं ये कहूँगा कि मैंने मोरालिटी के बारे में कुछ भी स्कूल से नहीं सीखा है और ना ही मुझे इस मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की कोई ज़रूरत है अपने हिंदुस्तानी भाइयों से बात करने के लिए। सच्ची शिक्षा मोरालिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है। रीडर, क्या भारत देश के लोगों को अंग्रेज़ी भाषा सीखनी चाहिए? गांधी जी, इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। इस अंग्रेज़ी भाषा की वजह से ही भारत देश आज गुलाम बना है। बट हम इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और हम बॉर्डर के पार भी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को शुरू कर सकते हैं। और आज के समय में इंडियन गवर्नमेंट, कोर्ट्स, न्यूज़पेपर सब कुछ इंग्लिश में ही है। बट फिर भी हमसे जितना हो सकता है हमें अपने नेटिव लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और भी जितने जो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज है हमें उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए जब भी पॉसिबल हो सके। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को मॉरल और एथिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हिंदी लैंग्वेज इस देश का नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, बट इसमें पर्शियन और नगरी स्क्रिप्ट का भी यूज़ ज़रूर होना चाहिए। और जितने भी आज फ्रॉड या ढोंगी लोग धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो उन सभी ढोंगी लोगों को वहाँ से हटाकर उनके जगह पर और अच्छे गुरुओं को वहाँ पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग लोगों को सच्चे धर्म के बारे में शिक्षा दे सके। चलिए, अब ये तो हो गया इस बुक का 18th चैप्टर और अब हम चलते हैं इसके 19th चैप्टर की ओर, जिसका नाम है मशीनरी, जहाँ पर गांधी जी इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे मॉडर्न मशीनरी के आने के बाद इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी पर क्या असर पड़ा और कैसे इसके आने के बाद हमारे ट्रेडिशनल लाइवलीहुड और इंडियन हैंडीक्राफ्ट का जो डिक्लाइन था वो शुरू हो गया। सो चैप्टर नंबर 19, रीडर। जब आप ये कहते हैं कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को देश से बाहर निकाल फेंकना चाहिए, सो आई सपोज कि आप ये भी कहेंगे कि हमें मॉडर्न मशीनरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी जी, देखिए मॉडर्न मशीनरी ने इंडियन सोसाइटी को बहुत ही डीपली इम्पैक्ट किया है। पर्टिकुलरली मैनचेस्टर से आई जो मशीनरी है तो उसने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है।
बट अब मुझे ये एहसास होता है कि मैनचेस्टर को ब्लेम करना इस चीज़ का कोई सही सल्यूशन नहीं है। एक्चुअली गलती हमारी है कि हमने ही मैनचेस्टर के कपड़ों को बहुत ही अच्छे से वेलकम किया और उसे पसंद किया, क्योंकि वो सस्ते थे और वो इजीली अवेलेबल भी थे। तो हमारे इसी गलती की वजह से हमारे अपने देश के जो हैंडीक्राफ्ट थे उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इन मॉडर्न मशीनरीज़ के आने के बाद ही लोगों को अब अपनी ज़मीन छोड़कर उन्हें फैक्ट्रीज़ और मिल्स में जाकर गुलामों की तरह काम करना पड़ रहा है, और उनके मेहनत से जो वेल्थ प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस वेल्थ को भी सिर्फ कुछ एलीट क्लास के लोग ही उसे रखने का अधिकार रखते हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि इंडिया गरीब रहता, बजाय कि इस तरह से कैपिटलिज्म और मशीनरी के थ्रू रिच होने के, जिससे कि गरीब लोगों का और ज़्यादा शोषण बढ़ गया है। रीडर, तो क्या हमें उन क्लोथिंग मिल्स और फैक्ट्रीज को बंद करवा देना चाहिए? गांधी जी, देखिए ये इतना सिंपल नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो मिल ओनर्स रातों रात अपने बिजनेस को बंद कर देंगे। हम उनसे बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अब अपने बिजनेस को और फर्दर एक्सपैंड ना करे। बट इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यह है कि हम अपने देश में बने स्वदेशी गुड्स एंड आइटम्स को सपोर्ट करें और अपने ट्रेडिशनल हैंडलूम्स की तरफ वापस मुड़ें। अगर हम मशीन से बनी चीज़ों को खरीदेंगे ही नहीं, तो इस तरह से हम इंग्लिश फोर्स से फ्री हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे। और धीरे धीरे करके हमें अपने पुराने तौर तरीकों की तरफ वापस मुड़ना चाहिए, जो कि एक स्लो प्रोसेस ज़रूर है, बट कुछ सालों के बाद यही चीज़ फिर नॉर्मल लगने लगेंगी और नॉर्मल बन जाएंगी। रीडर, आपकी क्या राय है इलेक्ट्रिसिटी और ट्राम कार्स को लेकर? जी हाँ, ये दोनों भी लग्जरी चीज़ें हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और हमें ये याद रखना चाहिए कि जहाँ पर भी मशीन्स हैं तो वहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स और डिपेंडेंसी भी ज़रूर होगी। इसलिए हमें अपने वेलबींग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय कि अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट के। रीडर, आपका प्रिंटिंग प्रेस को लेकर क्या ख्याल है? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की मदद से तो आपके भी जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं वो भी दूर दूर तक लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? गांधी जी, हाँ, ये बहुत ही अजीब बात है कि कभी कभी हमें जहर को काटने के लिए जहर का इस्तेमाल लेना पड़ता है। बट एक बार जैसे ही इस प्रिंटिंग प्रेस का जो पर्पस है, इसका जो काम है वो पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इंडिया को इस प्रिंटिंग प्रेस से भी फिर पीछा छुड़ा लेना चाहिए। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस बुक का 19th चैप्टर, और अब हम चलते हैं इसके लास्ट चैप्टर यानी इसके चैप्टर नंबर 20 की ओर, जिसका नाम है कंक्लूजन, जो कि इस बुक का कंक्लूडिंग पोर्शन है। सो चैप्टर नंबर 20, रीडर। कांग्रेस पार्टी में जो दो ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? गांधी जी, पहले तो मैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लिए ये कहना चाहूँगा कि देखिए, होम रूल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई उसे आपको दे देगा, नहीं, बल्कि वो एक ऐसी चीज़ है कि हम उसे अपने लिए खुद क्रिएट कर सकते हैं, और ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके हम कभी भी उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ नॉन वायलेंस, सोल फोर्स और पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू ही वो पॉसिबल है। और मॉडरेट ग्रुप्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी पॉलिटिकल चेंजेस देश में हो रही है, तो इंडियंस को उसे अपने हाथ में लेना चाहिए, उसका चार्ज लेना चाहिए, और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसे हेड ऑन सीधा फेस करना चाहिए। वो सिर्फ अंग्रेज़ों से ही नहीं, बल्कि अत्याचार और अधर्म से भी लड़ रहे हैं। रीडर, एंड व्हाट अबाउट ब्रिटिश? आप अंग्रेज़ों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गांधी जी, मैं अंग्रेज़ों को इनवाइट करता हूँ कि वो इंडिया में आकर रह सकते हैं, बट सिर्फ जनता के सेवक के रूप में। उन्हें लोगों को एक्सप्लॉइट करना बंद करना होगा। उन्हें यहाँ के कल्चर को, पौराणिक तौर तरीकों को और रिलीजन को रेस्पेक्ट देना शुरू करना होगा। इंडिया में बीफ और पॉर्क बैन कर देना चाहिए, और स्कूल और कोर्ट्स को मॉडर्न नहीं बल्कि ट्रेडिशनल होना चाहिए, और हिंदी लैंग्वेज को इंडिया का नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। और इन सब के अलावा भी इंडियंस को कुछ चीज़ें रिजेक्ट भी कर देनी चाहिए, जैसे कि रेलवेज़ का इस्तेमाल। देन हमें ब्रूट फोर्स या मिलिट्री पावर को फॉर्म करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और यूरोपियन गुड्स को भी खरीदना हमें छोड़ देना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमें पैसिव रेजिस्टेंस का यूज़ करना चाहिए, बजाय कि आर्म फोर्स या फिजिकल फोर्स के, ताकि इससे हम अंग्रेज़ों को ये दिखा सके कि कैसे मॉरल स्ट्रेंथ जो है वो ब्रूट फोर्स के ऊपर विजय हासिल करता है। रीडर, ये तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट हो गई, क्या आप इसे सम अप कर सकते हैं? गांधी जी, जी ज़रूर। देखिए, होम रूल या स्वराज का सीधा सीधा मतलब है सेल्फ कंट्रोल,
और इस स्वराज को अचीव किया जा सकता है पैसिव रेजिस्टेंस के ज़रिए। यानी पैसिव रेजिस्टेंस वो मीडियम है या वो माध्यम है जिसको प्रैक्टिस करके हम स्वराज को या होम रूल को अचीव कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इंग्लिश गुड्स को बॉयकॉट करके हम पैसिव रेजिस्टेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अंग्रेज़ों से नफ़रत करते हैं, बल्कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है और सच्चे मायने में स्वराज को अचीव करना ही मेरे इस जीवन का लक्ष्य भी है। तो इस तरह से फाइनली ये लंबी सी वीडियो ख़त्म होती है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।